हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में भाषा के विभिन्न रूप के सेक्शन को हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग रचनात्मक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा तथा संचार भाषा जैसे टॉपिकों को रिवीजन करेंगे। ये वीडियो आपके जेएसएससी सीजीएल और साथ ही साथ ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम लोग भाषा से आरंभ करते हैं इस टॉपिक को। दोस्तों, आप थोड़ा सा संयम बनाए रखिएगा। आपको ये जो सेक्शन है भाषा के विभिन्न रूप, इसमें से सारे टॉपिक आपको अवश्य समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेरा जो मकसद है रिवीजन सीरीज का वो यही है कि आपका जो पीछे वाला सेक्शन में डाउट रह चुका है उसको आपको डाउट क्लियर करना है। ठीक है, तो चलिए भाषा के डिफिनेशन से आरंभ करते हैं। देखिए दोस्तों, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों को क्या करता है, आदान प्रदान करता है। ठीक है, तो भाषा में हम लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे को जो भी मंतव्य है, ठीक है, जो भी विचार है उसको या तो बोल करके, या तो सुन करके, या लिख करके, या पढ़ करके अपने भावों को व्यक्त करते हैं। ठीक है, यानी कि उसका ही आदान प्रदान करते हैं भावों का, तो उसको ही बोलते हैं भाषा। ठीक है, भाषा के 3 प्रकार होता है दोस्तों। ठीक है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। तो चलिए एक एक करके हम लोग इनका डिफिनेशन पढ़ लेते हैं और डिफिनेशन से भी प्रश्न जो है उठते हैं। ठीक है, हालांकि इजी प्रश्न होता है, लेकिन जो लोग इसको नहीं पढ़ के जाइएगा ध्यान से, गलत होना एकदम निश्चित है। ठीक है, जैसे देखिए मौखिक का डिफिनेशन। देखिए, भाषा के जिस रूप में हम एक दूसरे के विचार बोलकर या सुनकर ग्रहण करते हैं उसको मौखिक भाषा कहते हैं। यानी कि मैं यदि बोलूँगा तो आप सुनिएगा, आप यदि बोलिएगा तो मैं सुनूंगा। तो क्या हो गया, ये मौखिक चीज़ हो गया। ठीक है, तो वही इसका डिफिनेशन था कि भाषा के जिस रूप से हम एक दूसरे के विचार को या तो बोलकर समझेंगे या सुन करके समझेंगे, उसी को मौखिक जो है वो भाषा बोलेंगे। जैसे कि फ़ोन पर आप बात करते हैं तो एक दूसरे के भावना को क्या करते हैं, एक दूसरे के विचार को आदान प्रदान करते हैं, तो मौखिक रूप से करते हैं। ठीक है, अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन ये वाला है कि अपनी मातृभाषा परिवार के अनुकरण पर स्वयं सीख जाते हैं। यानी कि मौखिक वाला भाषा सीखने में आपको कठिनाई नहीं उत्पन्न होता है। दोस्तों, प्रश्न यही से आता है कि बताइए कि क्या हम लोगों को मौखिक भाषा सीखने में कठिनाई आती है या उसको सीखने के लिए विशेष अध्ययन करना पड़ता है? तो जी नहीं, आप अपने सखे संबंधियों का परिवार के अनुकरण पर ही स्वयं अपनी मातृभाषा को सीख लेते हैं। उसके लिए किसी भी अन्य प्रकार का क्लास की आवश्यकता, ट्यूशन की आवश्यकता आपको नहीं होगा। तो मौखिक में एक ही प्रश्न यहाँ से आता है कि अपनी मातृभाषा परिवार के अनुकरण या सखे संबंधियों के अनुकरण पर स्वयं सीख लिए जाता है। इसके लिए हम लोगों को विशेष अध्ययन की जरूरत नहीं रहता है। क्लियर? आगे देखिए, दूसरा है लिखित भाषा। तो जब हम अपने विचार को लिखकर प्रकट करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलेंगे लिखित भाषा। जैसे कि पत्र दे करके या समाचार पढ़ करके, ठीक है, या कहानी पढ़ करके या किसी का जीवनी संस्मरण पढ़ करके, तो ये सब क्या है, तो ये सभी लिखित भाषा के रूप होते हैं। अब इसमें देखिए, लिखित भाषा क्या यदि रूप आपको सीखना है तो इसके लिए विशेष अध्ययन की आवश्यकता होगा। ठीक है, इसीलिए तो आप बचपन में बहुत सारे चीज़ सीखे होंगे, हिंदी वर्णमाला सीखे होंगे, ठीक है, उसके बाद आप हिंदी पढ़ना सीखे होंगे। तो लिखित भाषा के लिए आपको विशेष अध्ययन की जरूरी है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ से कि भाषा की लिखित रूप सीखने के लिए विशेष अध्ययन की आवश्यकता होता है। ये हम परिवार के अनुकरण पर नहीं सीख पाते हैं। ठीक है, इसके लिए अध्ययन करना होता है। चाहे आप ट्यूशन में पढ़े होंगे, चाहे आप स्कूल में पढ़े होंगे, लेकिन पढ़े तो होंगे ना। अब जो भी आदमी यदि पढ़े लिखे नहीं है तो लिखित भाषा का प्रयोग कैसे करेंगे, तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें अध्ययन की जरूरी जो है वो होता ही है। तीसरा है दोस्तों सांकेतिक भाषा। तीसरा क्या है, तो तीसरा है सांकेतिक भाषा। देखिए, जब हम अपने विचार विभिन्न प्रकार के दृश्य,
संकेतों, जैसे कि आंख द्वारा, जैसे कि आंख से किसी को पुतली झपकाते हैं उस टाइप से इशारा करते हैं, या किसी हाथ के द्वारा ऐसे बुला करके इशारा करते हैं, ठीक है, या कोई अंग जो है अन्य अंग के द्वारा हम लोग किसी से इशारा करते हैं या कुछ वैसा संकेत देते हैं। तो वही बोला जा रहा है कि जब हम अपने विचार विभिन्न प्रकार के दृश्य संकेतों से व्यक्त करते हैं तो वह भाषा का सांकेतिक रूप होता है। ठीक है, जैसे आप हाथ से इशारा कर रहे होंगे, आँख से इशारा कुछ कर रहे होंगे, तो ये सब सांकेतिक भाषा का रूप होता है। ठीक है, जैसे कि छोटा बच्चा को यदि भूख लगेगा तो वो तो बोल नहीं पाएगा, तो छोटा बच्चा जब बिल्कुल ही जब छोटा है, जब बोल नहीं पाता है, वो तो रोने लगता है, यानी कि अपने मम्मी को संकेत देता है कि हाँ हमको भूख लग गया। ठीक है, तो उदाहरण वही था कि छोटा बच्चा को जब भूख लगता है तो वह रोने लगता है। अब देखिए, छोटा बच्चा के साथ साथ जो सांकेतिक भाषा है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग सामान्यतः जो लोग का कान खराब होता है, कहने का मतलब कि जो बहरे होते हैं, यानी कि उनको जो सुनाई नहीं देता है, तो कुछ हम लोग इशारा करके या उस टाइप से कर करके उनको समझाते हैं, या जो लोग मुख से बोल नहीं पाते हैं, जो लोग गूंगा होते हैं, उनको भी उनका अलग एक सांकेतिक भाषा आप जैसे इशारा कीजिएगा वो समझ जाएंगे। तो सांकेतिक भाषा का अभिप्राय उन लोगों से है जो कि क्या है, अपंग है, चाहे कान से हो, चाहे मुंह से हो, चाहे और किसी प्रकार का। ठीक है, आंख से यदि अपंग रहेगा तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि आंख में जो है ना दृष्टि होना बहुत जरूरी है सांकेतिक भाषा में। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं कि सामान्य भाषा क्या है, यानी कि जो संपर्क भाषा हम लोग ऊपर सबसे पहले हेडिंग में जाने थे कि संपर्क भाषा क्या है, साहित्यिक भाषा या रचनात्मक भाषा क्या है, संचार और जनसंचार में क्या अंतर है। तो एक एक करके हम लोग इसको डीपली जानेंगे। आप थोड़ा सा संयम बनाए रखिएगा दोस्तों। देखिए, सबसे पहले है यहाँ से कि सामान्य भाषा या व्यापार भाषा या संपर्क भाषा या सेतु भाषा, ये सभी के सभी सेम होते हैं। सामान्य भाषा को ही व्यापार भाषा बोलेंगे, व्यापार भाषा को ही संपर्क भाषा बोलेंगे, संपर्क भाषा को ही सेतु भाषा बोलेंगे, और इन सभी को मिला करके सामान्य भाषा बोलेंगे। तो इसको समझिए, सामान्य भाषा क्या है। तो वह भाषा जो किसी क्षेत्र में सामान्य रूप से किसी भी दो ऐसे व्यक्तियों के बीच प्रयोग हो जिनकी मातृभाषा अलग हो, उसी को बोलते हैं सामान्य भाषा। ठीक है, जैसे देखिए, यदि सपोज डैट मान लेते हैं कि एक जो है वो दूसरे गांव का आदमी है, ठीक है, और एक दूसरे गांव का आदमी है, लेकिन ये दोनों गांव के बीच भाषा का डिफरेंस है थोड़ा सा, लेकिन वो लोग जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो खड़े हिंदी यानी कि खड़े बोली में बात करते हैं, जिसको हम लोग खड़े हिंदी बोलते हैं। तो खड़ी बोली में बात करते हैं ना, तो वह उसका क्या हो गया, सामान्य रूप हो गया। ठीक है, मतलब जो आम बोल चाल की भाषा के रूप में उपयोग होता है वही सामान्य भाषा होता है। माने जिस तरह से आप बात कीजिएगा उसी प्रकार से उसका भी प्रतिक्रिया रहेगा उसी भाषा में, तो सामान्य भाषा हो गया। समझ आ गया। तो सामान्य भाषा और कुछ नहीं है, ये आम बोल चाल की भाषा है, इसी को बोलेंगे सामान्य भाषा। ठीक है, सामान्य दैनिक उपयोग जो हम लोग डेली करते हैं, माने जिसका दैनिक जीवन में ज़्यादा उपयोग हो रहा है वही सामान्य भाषा है। सामान्य वाक्यांश और शब्दावली, सामान्य भाषा उसको बोलेंगे जिसका वाक्य समान रहेगा और शब्दावली भी क्या रहेगा, समान रहेगा, तो इसको बोलेंगे सामान्य भाषा। ठीक है, वाक्य जो है टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा जटिल नहीं होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए। ठीक, चाहे देखिए, आम जनता का दैनिक उपयोग की जाने वाली भाषा को सामान्य भाषा कहते हैं। मैंने जो आम जनता दैनिक जीवन में उस भाषा का प्रयोग कर रहा है उसी को सामान्य भाषा बोल देंगे। ठीक है, इसमें व्याकरण के नियम और वाक्य विन्यास और शब्दावली और साहित्यिक भाषा से भिन्न होती है। कहने का मतलब कि इसमें व्याकरण का नियम उतना ढंग से नहीं चाहिए, बोलचाल की भाषा है, कैसे भी आप बोल लीजिएगा। ठीक है, और इसमें वाक्य विन्यास नहीं देखा जाता है कि कहाँ पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं या पैराग्राफ चेंज नहीं कर रहे हैं। इसमें साधारण बोलने वाली भाषा है। शब्दावली भी इसमें आसान होता है। कहने का मतलब कि ऑल ओवर साहित्यिक भाषा से आसान होता है। अब देखिए, तो उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ से आपको सामान्य भाषा, व्यापार भाषा या संपर्क भाषा या सेतु भाषा समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी कि वह भाषा जो आम बोलचाल की भाषा के रूप में उपयोग हो रहा है उसको सामान्य भाषा बोलेंगे। इसमें दैनिक जीवन, इसका उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं। सामान्य वाक्य होना चाहिए, सामान्य शब्दावली इसमें होना चाहिए, और साथ ही साथ आम जनता इसका उपयोग करेगी दैनिक जीवन में। और इसमें व्याकरण का नियम जो है और वाक्य विन्यास और शब्दावली डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए,
अब हम लोग पढ़ेंगे साहित्यिक भाषा या रचनात्मक भाषा। क्या पढ़ेंगे? तो साहित्यिक भाषा या रचनात्मक भाषा। देखिए, वह भाषा जिसमें साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएं रची जाती है, इसको रचनात्मक भाषा या साहित्यिक भाषा बोलेंगे। ठीक है, तो साहित्यिक भाषा समझिए, साहित्य लिखा जाए या पत्र पत्रिका लिखा जाए तो उसको बोलेंगे साहित्यिक भाषा या रचनात्मक भाषा है। मैंने जब उस भाषा से कोई चीज़ का रचना किया जा रहा है, चाहे साहित्य हो चाहे पत्रिका हो, तो उसको बोलेंगे रचनात्मक भाषा या उसी को बोलेंगे साहित्यिक भाषा। ठीक है, अब देखिए, साहित्य में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कविता उपन्यास वगैरह लिखने में साहित्यिक भाषा का उपयोग किया जाता है, रचनात्मक भाषा का उपयोग किया जाता है। और इसमें अलंकारिक वाक्यांश होते हैं। मैंने साहित्य में उपयोग कर रहे हैं तो साधारण नहीं करेंगे, थोड़ा सा अलंकारित वाक्य उपयोग करेंगे, कुछ अलंकार का चीज़ वहाँ पास मिला देंगे। ठीक है, और इसका जो शब्दावली होता है वो थोड़ा सा कठिन हो सकता है। अब आगे देखिए, भाषण के विभिन्न आंकड़े और लय इसमें होता है। जो साहित्यिक भाषा होता है ना, इसमें आम तरीका से भाषण नहीं देंगे, इसका विभिन्न आंकड़ा होता है और विभिन्न लय इसका होता है कि कहाँ किस लय से किस रस से उसका बोलना है, उसको उसी प्रकार से इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया साहित्यिक का। और आगे देखिए, साहित्यिक भाषा की अपनी शब्दावली होती है, ध्वनि विज्ञान होती है और वाक्य विन्यास सामान्य भाषा से भिन्न होती है। तो साहित्यिक भाषा में याद रखिएगा, साहित्यिक भाषा का अपना शब्दावली होगा, उसका अपना ही ध्वनि विज्ञान होगा, और जो वाक्य विन्यास होगा, पैराग्राफ चेंज ये सब होगा, फुल स्टॉप कोमा ये सब जो होगा वो उसके तरीका से होगा, साहित्यिक रूप से वैसा होगा। ठीक है, आगे देखिए, विशिष्ट व्याख्यात्मक कठिनाई भी पेश कर सकती है। इसमें जो है कभी कभी इसकी जो विशिष्टता इतना ज़्यादा होती है कि इसमें आपको समझने में कहीं कहीं कठिनाई हो सकती है। तो एक बार रिविजन कीजिए। देखिए, वह भाषा जिसमें साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएं लिखी जाती है, रची जाती है, उसी को रचनात्मक भाषा बोलेंगे या साहित्यिक भाषा बोलेंगे। साहित्य में इसका उपयोग होता है जैसे कविता उपन्यास वगैरह लिखने में, इसमें अलंकारिता का उपयोग करते हैं, वाक्यांश का उपयोग करते हैं, शब्दावली जो होता है वो उसी से संबंधित होता है। भाषण के विभिन्न आंकड़े इसके होंगे और लय इसी का उपयोग करेंगे। साहित्यिक भाषा की अपनी शब्द और शब्दावली होगा, ध्वनि विज्ञान होगा और वाक्य विन्यास होगा, सामान्य भाषा से अभिन्न होगा, और विशिष्ट व्याख्यात्मक कठिनाई भी पेश कर सकती है। आपको कठिनाई भी उत्पन्न हो सकती है इसकी व्याख्या समझने में। उम्मीद है दोस्तों कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो सबसे पहले हम लोगों ने भाषा पढ़ लिए, फिर भाषा के 3 प्रकार पढ़े थे, फिर सामान्य भाषा क्या है, फिर साहित्यिक भाषा क्या है, इसके बारे में जाने थे। अब हम लोग संचार के बारे में जानेंगे और उसके बाद जनसंचार के बारे में जानेंगे। तो देखिए, लोगों तक सूचनाओं, विचारों एवं भावनाओं को आदान प्रदान करना ही संचार भाषा कहलाता है। लोगों तक सूचनाओं को देना, विचारों को देना या भावनाओं को आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है? संचार भाषा कहलाता है। जैसे देखिए, जैसे कि आप पत्र पढ़ते हैं, तो पत्र पढ़ना क्या है? तो संचार भाषा का उपयोग है। इसमें आप उससे सूचना लेते हैं, किसी का विचार उसमें लिखा जाता है, उसको ग्रहण करते हैं। ठीक है, या आप टेलीफोन से बातचीत करते हैं, तो टेलीफोन से बातचीत करना क्या है? तो ये संचार भाषा है। तो दोस्तों, लोगों तक सूचनाओं को, विचारों को और भावनाओं को आदान प्रदान करना ही संचार भाषा कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, संचार भाषा के 2 माध्यम आवश्यक है। ये चीज़ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल आप याद रखिएगा कि संचार भाषा में एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे कि आप अखबार पढ़ रहे हैं, किसी का पत्र पढ़ रहे हैं या टेलीफोन से बातचीत कर रहे हैं, सब क्या है? संचार भाषा का माध्यम है। अब समझिए जनसंचार भाषा क्या है। देखिए, जनसंचार क्या है? तो जनसंचार में दर्शक संदेश भेजने वाले से सीधे संपर्क नहीं कर सकते हैं। जनसंचार में दर्शक जो है ना, वो क्या, जनसंचार में दर्शक जो है वो जो आपको संदेश दे रहा है उससे आप सीधे संपर्क नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आकाशवाणी पर कोई समाचार सुना रहा है या दूरदर्शन पर कोई समाचार सुना रहा है, तो उससे आप सीधे संपर्क तो नहीं कर सकते हैं, उसका सिर्फ विचार को आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है जनसंचार भाषा। तो संचार है कि आप टेलीफोन से बातचीत कर रहे हैं, वहाँ से अपना भाव बताएं, आप भी अपना भाव बताएं।
ठीक है। और संचार का एक और माध्यम है कि जैसे आप अखबार पढ़ रहे हैं तो वो भी संचार का माध्यम है। लेकिन जनसंचार क्या है? जनसंचार का मतलब ये है कि जो जनसंचार में आपको संदेश भेज रहा है उससे आपका संपर्क नहीं होगा, जैसे कि टेलीविज़न, ठीक है, या दूरदर्शन, ठीक है। अब देखिए, जनसंचार के भी 3 माध्यम होते हैं। जनसंचार भाषा 3 माध्यमों से दिया जाता है। एक तो मुद्रित माध्यम, दूसरा है आपका श्रव्य माध्यम, और तीसरा है दृश्य माध्यम। तो मुद्रित, श्रव्य और दृश्य जनसंचार के माध्यम 3 हैं। जैसे देखिए, आगे हम लोग एक एक करके यहाँ पास तीनों के बारे में जानेंगे। बीच में छोटा सा हम लोग भाषा और बोली के बारे में अंतर पढ़ लेते हैं। देखिए, एक साइड है भाषा और एक साइड है बोली। तो भाषा का क्षेत्र जो है ना वो विस्तृत होता है, माने बहुते बड़ा होता है। अब बोली का क्षेत्र जो है वो सीमित होता है। बोली का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है, चाहे वो आपका गांव तक ही सीमित हो, चाहे वो जिला तक ही सीमित हो। लेकिन जो भाषा है इसका क्षेत्र राज्य तक हो सकता है या पूरा देश तक हो सकता है, तो ये भाषा है। बोली विकसित होकर के भाषा बनता है, माने बोली यदि डेवलपमेंट करेगा तो भाषा बनेगा। बोली यदि डेवलपमेंट करेगा तो भाषा बनेगा। अब भाषा को यदि तोड़िए मोड़िएगा तो बोली बन जाएगा। माने बोली विकसित होकर के भाषा बनता है, और भाषा का लघुत्तम रूप हम लोग निकालते हैं वही बोली होता है, ठीक है। अब देखिए, भाषा में साहित्य होता है, भाषा में साहित्य होता है, लेकिन बोली में साहित्य नहीं होता है, बोली में साहित्य नहीं होता है। आगे है कि भाषा का उपयोग शासकीय कार्यों में किया जाता है। भाषा का उपयोग शासकीय कार्यों में किया जाता है, लेकिन बोली का उपयोग सामान्य बातचीत में करते हैं। बोली का उपयोग किसमें करते हैं? तो सामान्य बातचीत में बोली का उपयोग करते हैं। आगे हम लोग जो भी पढ़े थे जनसंचार के 3 माध्यम, उसके बारे में एक एक करके जानेंगे। यहाँ से भी प्रश्न जो है वो आमतौर पर ज़्यादा आता है। जैसे देखिए कि मुद्रित माध्यम क्या है, ठीक है। मुद्रित माध्यम क्या है? देखिए, इस माध्यम के जरिए सूचनाओं को सिर्फ पढ़ा जा सकता है, इसको मुद्रित माध्यम कहेंगे। जैसे अखबार या पत्रिका पढ़िएगा तो मुद्रित माध्यम से, प्रिंटिंग माध्यम से आप पढ़िएगा, समझ आया। तो इस माध्यम के जरिए सूचनाओं को सिर्फ पढ़ा जाता है, उसको मुद्रित माध्यम कहेंगे, प्रिंटेड माध्यम बोलेंगे, जैसे अखबार और पत्रिका। श्रव्य माध्यम देखिए, श्रव्य माध्यम के जरिए सूचनाओं का प्रसारण किया जाता है। श्रव्य माध्यम के जरिए सूचनाओं को प्रसारण किया जाता है, जो सिर्फ आप सुन सकते हैं। अब मान लीजिए जो रेडियो में प्रसारण हो रहा है उसको आप कैसे देखिएगा? तो सुनिए न सकते हैं। तो श्रव्य माध्यम का एक रूप होता है रेडियो का, जो न्यूज़ है या रेडियो जो चल रहा है वह श्रव्य माध्यम है, आप उसको खाली सुन सकते हैं। तो जैसे में रेडियो याद रखिए। अब एक है दृश्य श्रव्य माध्यम या दृश्य माध्यम। तो दृश्य श्रव्य माध्यम में क्या होता है कि दृश्य श्रव्य माध्यम के जरिए न सिर्फ आप कार्यक्रमों को सुन सकते हैं बल्कि देख भी सकते हैं। तो यही है दृश्य श्रव्य माध्यम। जैसे कि टीवी पर न्यूज़ चल रहा है तो आप वहाँ से उस फिगर को देख भी रहे हैं और उसका पत्रकार का आवाज़ भी सुन रहे हैं कि वो क्या बोल रहा है, ठीक है। तो वही है दृश्य श्रव्य माध्यम। अब देखिए, अब यहाँ से फैक्ट से प्रश्न आएगा। जैसे कि 1818 में भारतीय भाषा में दीर्घदर्शक नाम का पत्र जो है वो निकला था, लेकिन पता नहीं है कौन भाषा में निकला था, लेकिन भारतीय भाषा में ही निकला था। 1818 में उसका नाम था दीर्घदर्शक, ठीक है। अब देखिए 1821 में साप्ताहिक पत्रिका निकला था संवाद कैमुदी। 1821 में साप्ताहिक पत्रिका निकला था संवाद कैमुदी, जो कि बंगाली भाषा में था। और इस पत्र के जो संपादक थे वो थे राजा राम मोहन राय। कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से भी बनता है, आप इस चीज़ को अवश्य नोट कीजिएगा। 1821 संवाद कैमुदी, साप्ताहिक पत्र, बंगाली भाषा,
और इसके संपादक हैं राजा राममोहन राय। 1826 में उदंत मार्तंड, ये जो है ना ये हिंदी में छपा था। उदंत मार्तंड साप्ताहिक पत्र था जो कि 1826 में प्रकाशित हुआ था जुगल किशोर शर्मा या युगल किशोर शर्मा जी के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा टॉपिक। आगे देखिए, रेडियो प्रकाशन 1927 में शुरू हुआ था। रेडियो प्रकाशन कब शुरू हुआ? तो रेडियो प्रकाशन 1927 में शुरू हुआ और 1957 में इसका नाम बदल करके ऑल इंडिया रेडियो नाम रख दिया गया था। 1957 में ऑल इंडिया रेडियो नाम रख दिया गया था। आगे है इसके बाद कि 18 सितंबर 1959 को आधे घंटे के लिए सप्ताह में 3 दिन प्रसारण किया जाता था दूरदर्शन का। ठीक है, तो सबसे पहली बार दूरदर्शन का जो है आधे घंटे के लिए प्रसारण कब किया गया? सप्ताह में 3 दिन के लिए, तो 15 सितंबर 1959 से। और नियमित रूप से गांवों तक दूरदर्शन का प्रारंभ कब से किया गया प्रसारण? तो 1984 से। नियमित रूप से दूरदर्शन का प्रसारण गांवों तक कब से किया जाने लगा? तो 1984 से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है दोस्तों राष्ट्रभाषा के बारे में। आगे किसके बारे में है? तो आगे है यहाँ से राष्ट्रभाषा के बारे में। देखिए, राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र की भाषा होती है जिसे प्रत्येक आदमी अपने विचार विनिमय में प्रयोग करते हैं, उसी को राष्ट्रभाषा कहते हैं। इसका और मीनिंग है कि जो राष्ट्र की भाषा है वही राष्ट्रभाषा कहलाएगा। ठीक है, जो राष्ट्र की भाषा है वही राष्ट्रभाषा कहलाएगा। तो उसी चीज़ को लिखा गया है कि संपूर्ण राष्ट्र की भाषा होती है राष्ट्रभाषा। संपूर्ण राष्ट्र की भाषा होती है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा को जहाँ वहाँ के आदमी माने उस देश के आदमी को, हर एक आदमी को आना चाहिए, तभी वो राष्ट्रभाषा होगा। ठीक है, तो राष्ट्रभाषा क्या है? तो संपूर्ण राष्ट्र की भाषा होती है राष्ट्रभाषा। ठीक है, नोट में देखिए, भारतीय संविधान में भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। भारतीय संविधान में भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी भी हम लोग के राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हम लोग के राजभाषा है। ठीक है, तो सरकार ने 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में जगह दी है, स्वीकार किया है भारत सरकार ने। ठीक है, राष्ट्रभाषा सारे देश को जोड़े रखने में मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, जो राष्ट्रभाषा है ना वो सारे देश को जोड़ करके रखने में भूमिका निभाता है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि एक देश है श्रीलंका। श्रीलंका में आधा आदमी बोलता है सिंहली और आधा आदमी बोलता है तमिल। तो आप 10 क्लास में पढ़े होंगे कि सिंहलियों और तमिलों के बीच में बहुत प्रकार का वहाँ पास जो है विद्रोह हुआ था और वो लोग आपसी लड़ाई में कूट पड़े थे। कुछ लोग हिंदी भी बोलते थे। तो यही है कि राष्ट्रभाषा जब सारे देश का एक ही रहेगा तभी तो राष्ट्रभाषा कहलाएगा। माने सब देश के एक भाषा तो राष्ट्रभाषा, और राष्ट्रभाषा यदि एक रहेगा तो पूरा देश को वह भाषा जोड़ करके रखने में मुख्य भूमिका निभाएगा। ठीक है, यह सारे देश का संपर्क भाषा होता है। जो सारे देश का संपर्क भाषा होता है वही राष्ट्रभाषा होता है। ठीक है, अब देखिए, अब आगे है कि हिंदी भले ही राष्ट्रभाषा नहीं है, फिर भी 1900 से 1947 तक स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका अदा किया है। तो राष्ट्रभाषा के रूप में अदा किया है, क्योंकि जितना भी आदमी स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले रहे थे, जो भी विरोधी नारा लगाते थे, जो भी समाज में एकत्र होकर के भाषण दिया जाता था, वो सब हिंदी में ही किया जाता था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सके। ठीक है, तो राष्ट्रभाषा वही होता है जिसको पूरा देश के लोग वहाँ के जानकारी हो जिसके पास। जैसे देखिए, अगर मान लेते हैं कि सपोज डैट झारखंड एक देश है। सपोज डैट यदि हम लोग मान लेते हैं कि झारखंड जो है पूरा देश है या
अब झारखंड में हर आदमी नागपुरी बोल रहा है, तो झारखंड का राष्ट्रभाषा हो गया नागपुरी। ठीक है, ऐसे होता है समझने की दृष्टि से। ठीक है, हालांकि झारखंड राज्य है। ठीक है, आगे देखिए, हिंदी भले ही राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन 1900 से लेकर के 1947 तक स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रभाषा की भूमिका निभाया है। इसका क्षेत्र पूरा देश होता है। राष्ट्रभाषा का जो क्षेत्र होता है वो पूरा देश होता है, या पूरा वो क्षेत्र होता है जहाँ के वो राष्ट्रभाषा है। दक्षिण भारत के आचार्य वल्लभाचार्य, रामानुज आदि ने हिंदी में ही अपने मतों का प्रचार किया। वो तो दक्षिण भारत के थे, और मान लेते कि उत्तर भारत में वो आते, तो यदि दक्षिणी भाषा वो बोलते, तो यहाँ के द्रविड़ भाषा बोलते अगर वो लोग, तब उत्तर भारत के लोग को समझ में आता नहीं आता। इसीलिए वो लोग भी अपना धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए हिंदी का ही प्रयोग करते थे। फोर्ट विलियम कॉलेज, जिसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुआ था, इसके अध्यापक गिल क्राइस्ट ने सन 1803 में हिंदी उर्दू की व्यवस्था किया गया था। ठीक है, बुक की व्यवस्था किया गया था, टीचर की व्यवस्था किया गया था 1803 में। आगे देखिए, आगे लिपि को समझिए कि देवनागरी लिपि क्या होता है। देखिए, तो गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने क्या किया था, तो गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने 19 भाषाओं का खोज किया था। गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने 19 भाषाओं का खोज किया था। ठीक है, जिसको लोग नागरी बोलते थे। ठीक है, गुजरात के नागर ब्राह्मणों की जहाँ जगह था, उसी के वजह से वो जगह नागरी कहलाता था, और वो लोग 19 भाषा का खोज किए थे। और संस्कृत को देव भाषा बोलते हैं। हम लोग ऐसे ही जानते हैं कि संस्कृत को देव भाषा बोली जाती है। तो नागरी से यहाँ नागरी बन गया, नागर से, और देव यहाँ से लगा लिए तो ये बन गया देवनागरी। अब लिपि कहाँ से आया, तो लिपि क्या है, तो भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। तो देवनागरी वहाँ से आ गया, लिपि यहाँ से हो गया। यानी कि हिंदी की लिपि क्या होती है, देवनागरी। हिंदी की लिपि क्या होती है, देवनागरी। और सबसे प्राचीन लिपि कौन है, तो ब्राह्मणी। सबसे प्राचीन लिपि कौन है, तो ब्राह्मणी लिपि। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है कि विलियम केरी ने 1816 ईस्वी में लिखा है कि हिंदी किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं, बल्कि देश में सर्वत्र बोले जाने वाली भाषा है। किसने लिखा है, तो विलियम केरी ने। तो कथन से डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है कि बताइए कि किसने कहा कि हिंदी किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं, बल्कि देश में सर्वत्र बोले जाने वाली भाषा है, तो विलियम केरी ने। कब, तो 1816 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखिए, H.T. कोलब्रुक ने लिखा है, तो क्या लिखा है, जिस भाषा का व्यवहार भारत के प्रत्येक प्रांत के लोग करते हैं, और जो पढ़े लिखे तथा अनपढ़ दोनों की साधारण बोलचाल की भाषा है, जिसको प्रत्येक गांव में थोड़े बहुत लोग अवश्य समझ लेते हैं, या उसकी अर्थात उसी का नाम क्या है, तो हिंदी है। मैंने जिसको चाहे तो लोग पढ़ा लिखा है, चाहे पढ़ा लिखा नहीं है, चाहे गांव का लोग है, चाहे शहर का, जिसको थोड़ा बहुत समझ लेता है, बोल लेता है, उसी का यथार्थ नाम है हिंदी। तो कौन बोले हैं, वो बोले हैं H.T. कोलब्रुक। कौन बोले हैं, H.T. कोलब्रुक बोले हैं। आगे देखिए, राजा राम मोहन राय ने बोले हैं कि इस समग्र देश की एकता के लिए हिंदी क्या है, अनिवार्य है। तो एक भाषा यदि एक देश में रहेगा ना, तो वो चीज़ बहुत अच्छा होता है, नहीं तो श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा। ठीक है, फिर फ्रांस वाला हाल हो जाएगा, चाहे बेल्जियम वाला हाल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ब्रह्म समाजी केशव चंद्र ने कहा है कि भारतीयों एक कैसे हो, जिसमें उन्होंने लिखा, इसका उपाय है कि भारतीय एक कैसे होगा, तो इसका उपाय उन्होंने लिखा है कि सारे भारत में एक ही भाषा का व्यवहार होगा, तब भारतीय एक होगा। तो दोस्तों इन्होंने एक उपाय बताया था कि भारतीय एक कैसे होगा, तो वो तभी एक होगा जब सारे भारत में एक ही भाषा का व्यवहार होगा। ठीक है, आगे देखिए, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती ने भी
अपनी बात अधिक से अधिक व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए तथा देश की एकता को बढ़ाने के लिए अपना सारा धार्मिक साहित्य की रचना जो है वो हिंदी भाषा में किए हैं। हिंदी द्वारा सारे देश को एक सूत्र में पिरोया जाता है। अरे पिरोया जा सकता है, कौन बोले हैं? तो ये बोले हैं सॉरी दोस्तों, ये बोले हैं दयानंद सरस्वती। हिंदी द्वारा सारे देश को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है, कौन बोले हैं? तो दयानंद सरस्वती जी बोले हैं। आगे है अरविंद घोष जी ने क्या कहा है? तो लोग अपनी अपनी मातृभाषा की रक्षा करते हुए सामान्य भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग कीजिए। ये अरविंद घोष जी बोले हैं। मैंने अपना भाषा को त्यागिए मत, मातृभाषा को उसको बचाना जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ सामान्य भाषा के रूप में आप हिंदी भाषा को उपयोग कीजिए। आगे देखिए, आगे है बाल गंगाधर तिलक क्या बोले हैं? तो ये बोले हैं कि यद्यपि मैं उन लोगों में से हूँ जो चाहता है और जिसका विचार है कि हिंदी ही भारत की राजभाषा हो। ठीक है, तो तिलक का मानना है कि हिंदी ही राजभाषा हो भारत का। तिलक ने भारतीयों से आग्रह किया है कि आप लोग हिंदी सीखें। किसने बोला है? तो बाल गंगाधर तिलक ने आग्रह किया है कि आप लोग हिंदी सीखिए। आगे देखिए, महात्मा गांधी का कहना था राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र क्या है? गूंगा है। महात्मा गांधी का क्या कहना था? तो राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र क्या है? गूंगा है। इसीलिए 1918 ईस्वी में हिंदी का जो राष्ट्रीय सम्मेलन इंदौर में हो रहा था, साहित्य सम्मेलन, तभी वो राष्ट्रभाषा के लिए हिंदी को समर्थन किए थे। 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर में जो हो रहा था, उसी में राष्ट्रीय भाषा के लिए हिंदी का समर्थन उन्होंने किया था। गांधी जी के अनुसार राष्ट्रभाषा में निम्नलिखित गुण होना चाहिए। जैसे पहला है कि राजकीय अधिकारियों के लिए वह भाषा सरल होना चाहिए, माने उनको आना चाहिए। राष्ट्र के लिए वह भाषा आसान होना चाहिए, ज़्यादा लोग उसको बोल सके वैसी भाषा होना चाहिए। भारतवर्ष का अपनी धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार हो सके वैसी भाषा होनी चाहिए और समझने में ज़्यादा जोर न देना पड़े वैसी भाषा होनी चाहिए राष्ट्रभाषा। अब देखिए, सी राजगोपालाचारी ने 1927 में दक्षिण वालों लोगों को भी हिंदी सीखने की सलाह दी और कहा हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तो है ही, यही स्वतंत्र भारत का राजभाषा भी होगा। इसीलिए आप लोग दक्षिण वाले लोग हिंदी सीखिए। किसने बोला? तो सी राजगोपालाचारी। अब आप बताइए कि सी राजगोपालाचारी कौन थे? ठीक है, आगे देखिए, 1928 में नेहरू जी ने बताया देवनागरी और फारसी भारत के राष्ट्रभाषा होगी, लेकिन बाद में यही चेंज हो गया। बाद में हो गया देवनागरी और रोमन, बाद में हो गया देवनागरी और इंग्लिश, और बाद में जब 15 साल देश का जब भाषा सुटेबल हो गया तो 15 साल के बाद हिंदी इंग्लिश को त्याग दिया गया। तो बाद में लिखा गया कि वर्तमान में राजभाषा क्या है? तो हिंदी होगा। ठीक है, आगे देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने 1929 ईस्वी में कहा कि अपने प्रांतीय भाषाओं को जरूर उन्नत कीजिए, पर सारे प्रांत की सार्वजनिक भाषा का पद हिंदी को मिलना चाहिए। अपनी भाषा को आप डेवलप कीजिए, लेकिन सार्वजनिक भाषा का जो पद है वह हिंदी को ही मिलना चाहिए, ऐसा उनका मंतव्य था। ठीक है, चलिए, उम्मीद है दोस्तों कि आपको इतना चीज़ क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है राजभाषा। आगे क्या है? तो आगे है राजभाषा। देखिए, जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होता है उसको राजभाषा बोलते हैं। मैंने जो राजकाज की भाषा है, जो शासन व्यवस्था की भाषा है, जो सरकार की भाषा है, उसी को राजभाषा कहते हैं। ठीक है, भारत में राष्ट्रभाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। मैंने पहले जो राष्ट्रभाषा था उसी को अब राजभाषा बना दिया गया है और अभी राष्ट्रभाषा कोई नहीं है।
तो राजभाषा किसको बोलेंगे? जहाँ देश के सरकारी कामकाजों में या राजकीय कामकाजों में वहाँ का भाषा का प्रयोग किया जाए उसी को राजभाषा बोलेंगे, और राजकाज की भाषा को ही राजभाषा बोलते हैं। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संवैधानिक रूप से राजभाषा हिंदी को घोषित किया गया। ठीक है, राजभाषा का प्रयोग क्षेत्र सीमित होता है। राजभाषा का प्रयोग क्षेत्र सीमित होता है। जैसे कि भारत में देखिए ना, भारत सरकार के कार्यालय की भाषा हिंदी है, अब मात्र 10 गो राज्य है, प्रमुख राज्य 10 गो है जहाँ पास हिंदी उसका क्या है, उसका कार्यालयी भाषा है। तो इसका क्षेत्र थोड़ा सा सीमित हो जाता है, लेकिन राष्ट्रभाषा का क्षेत्र सीमित नहीं होता है क्योंकि वो पूरा देश में लागू होता है। तो वही है कि राजभाषा का प्रयोग क्षेत्र राष्ट्रभाषा के प्रयोग क्षेत्र से थोड़ा सा कम होगा, जैसे भारत में है। ठीक है, तो जो राजकाज के कामों में जिस भाषा का उपयोग किया जा रहा है वही है राजभाषा। ठीक है, तो हिंदी क्या है? राजभाषा है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है दोस्तों कि संवैधानिक प्रावधान। तो देखिए, संविधान के भाग 17 अनुसूची 8वीं अनुसूची अनुच्छेद 343 के अध्याय 1 के तहत बताया गया है कि हिंदी जो है वह भारत की राजभाषा होगी और इसकी लिपि देवनागरी होगी। और साथ ही साथ 15 साल तक के लिए हिंदी के साथ अंग्रेजी को भी राजभाषा के रूप में रखा गया था आज़ादी के बाद। काहे कि उसमें हिंदी भाषा जो है वो राष्ट्रभाषा के रूप में शुरू आया था, इसीलिए सुटेबल भाषा के रूप में अंग्रेजी को भी रखा गया था। ये 343 अनुच्छेद के भाग 2 में है कि 15 साल तक अंग्रेजी को भी रखा जाएगा। लेकिन 343 के भाग 1 में यही है कि संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अध्याय 1 यही कहता है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, आगे देखिए, संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है, परंतु राज्यसभा के सभापति महोदय या लोकसभा के अध्यक्ष महोदय से विशेष परिस्थिति में सदन को संबोधित अपने मातृभाषा में कर सकते हैं। संसद बने तो दोनों हो गया, राज्यसभा लोकसभा। यदि मान लेते हैं कि आप यदि बन गए सांसद, अब आप चाहते हैं कि हम हिंदी में नहीं राष्ट्र को संबोधित करेंगे, संसद को हम नागपुरी में करेंगे, तो आप अपने वहाँ के अध्यक्ष महोदय वहाँ से पूछ लीजिए, या राजभाषा में है तो सभापति महोदय से पूछ लीजिए कि हम नागपुरी में भाषण देंगे, क्या दे? तो बोलेंगे हाँ तो ठीक, तो आप दीजिए। ठीक है, तो यही है इसमें। अब इसी चीज़ को हम लोग विस्तार ढंग से पढ़ने वाले हैं। बस देखिए, जो हिंदी भाषा है इसका प्रावधान 343 से लेकर के 351 तक है, तो इसी चीज़ को हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। देखिए, इसको हम लोग 4 अध्याय में बांट करके पढ़ेंगे, जिसमें कि अध्याय 1 में 2 अनुच्छेद आएंगे। अध्याय 1 में 2 अनुच्छेद 343 और 344। अध्याय 2 में 3 अनुच्छेद आएगा, 2 में 3 अनुच्छेद 345, 346 और 347। अध्याय 3 में 2 अनुच्छेद आएगा 348 और 349। अध्याय 4 में 2 अनुच्छेद आएगा 350 और 351। माने एक ही को में खाली 3 गो अनुच्छेद है, बाकी सब अध्याय में 2-2 गो अनुच्छेद है। देखिए, तो आप तो पढ़िए लिए कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी, अनुच्छेद 343 के भाग अध्याय 1। अब देखिए, अनुच्छेद 344 क्या कहता है? तो राजभाषा आयोग का गठन के बारे में कहता है। ठीक है, माने भाषा के संबंध में आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और उसका कार्यकाल 5 साल रहेगा राजभाषा आयोग का। तो अनुच्छेद 344 क्या है? तो राजभाषा आयोग का गठन के बारे में है, उसका नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा 5 सालों के लिए। चलिए आगे है 345। तो 300 जैसे कि 343 में है ना कि संघ की भाषा, वैसे ही है 345 में राज्य की भाषा, माने प्रादेशिक भाषाएं या राज्यों की भाषाएं। तो राज्यों की भाषाएं हिंदी होगी, ऐसा 345 में कहा गया है। हालांकि इसमें और भी बात शामिल किया गया है कि राज्य जो है वो उनके ऊपर डिपेंड होगा कि वह अपने राज्य भाषा किसको रखेंगे। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 346 क्या कहता है?
तो जैसे कि यदि संघ और राज्य में संवाद करना हो, बात विचार करना हो, या राज्य सरकार में बात करना हो, तो इस कंडीशन वाले भाषा जो है वो पत्रादि भाषा का प्रयोग करेंगे। 346 में है। मैंने संघ यदि राज्य से बात करना चाहता है और यदि राज्य से बात करना चाहता है तो पत्रादि भाषा का प्रयोग करके बात करेगा। ये 346 में है। 347 में क्या है, तो किसी राज्य की जनसंख्या के किसी क्षेत्र द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध है 347 में। मैंने शॉर्टली आप याद रखिएगा, छोटे से क्षेत्र के बारे में विशेष उपबंध जो है वो 347 में है। आगे है इसके बाद 348। आगे क्या है, आगे है 348। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की भाषा कौन होगा, हाई कोर्ट की भाषा कौन होगा, संसद की भाषा कौन होगा, विधानसभा की भाषा कौन होगा, ये अनुच्छेद 348 में है। हालांकि इसमें इंग्लिश को भी जोड़ा गया है साथ में 15 सालों के लिए, उस समय आज़ादी के समय, और वही चीज़ अभी तक बढ़ते आ गया है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये सब का जो भाषा भी ज़्यादा इंग्लिश में प्रयोग होता है। तो 348 में है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद, विधानमंडल, ठीक है, इस सब के भाषा। ठीक है, आगे है 349 में भाषा से संबंधित विधियां जो है वो 349 में पढ़ना है। भाषा से संबंधित विधियां कौन में है, तो 349 में है। अध्याय 4 में देखिए, अध्याय 4 के 350 में क्या है, तो मातृभाषा में अल्पसंख्यकों को शिक्षा दिया जाएगा। ये अनुच्छेद 350 में है। और 351 में क्या है कि जो हिंदी के विकास के लिए इसमें निर्देश दिया जाएगा, मैंने जो अल्पसंख्यक को मातृभाषा की शिक्षा देंगे इनका गठन करना है अनुच्छेद 351 में। ठीक है, तो यही था दोस्तों यहाँ से। अब एक चीज़ और पढ़ लीजिए कि 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में 14 भाषा था, लेकिन वर्तमान में अब कितना है, तो 22 हो गया है। जैसे संविधान में आरंभ में 8 गो अनुसूची था, अब 12 गो अनुसूची हो गया है। ठीक है, तो 22 भाषा कौन कौन है, हिंदी, बंगाली, असमिया, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, मणिपुरी, मराठी, उर्दू, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, बोडो, डोगरी, मैथिली और संस्थाली। आगे हम लोग यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे और वीडियो को अंत करेंगे। देखिए दोस्तों, भारत में किस समूह को सबसे अधिक लोग वाले भाषा परिवार बोलते हैं, तो भारतीय आर्य भाषा परिवार के लोग ज़्यादा बोले जाते हैं हिंदी। भारत में सबसे कम बोले जाने वाली भाषा परिवार कौन है, तो चीनी तिब्बती या तिब्बती बर्मी। द्रविड़ भाषा में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन है, अरे बोली कौन है, तो तमिल बोली है। द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कौन है, तो तमिल है। भाषा के संदर्भ में हिंदी शब्दकोश का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो सरफुद्दीन यजदी ने 1424 में किया। भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो सरफुद्दीन यजदी ने 1424 में किया। हिंदी और उर्दू के प्रारंभिक रूप को मुगल कहते थे, तो रेंखता कहते थे। हिंदी और उर्दू के प्रारंभिक रूप को मुगल क्या कहते थे, तो रेंखता कहते थे। मुगल काल की राजकीय भाषा कैसी थी, तो फारसी थी। भारत की दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा क्या है, तो बंगाली है। इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, तो तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। भारत की एक राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, तो नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। लक्षद्वीप के अधिकांश लोग मलयालम बोलते हैं, लेकिन मिनिकॉय द्वीप के भाषा कौन है, तो माही या माहल। कोंकणी भाषा बोली जाती है, तो गोवा स्टेट में, और महाराष्ट्र के दक्षिण वाला पार्ट में, और कर्नाटक के उत्तर वाला पार्ट में, और कुछ कुछ केरल में। आंध्र प्रदेश का राजभाषा क्या है, तो आंध्रा का तेलुगु। केरल की राजभाषा है मलयालम। त्रिपुरा की राजभाषा है, तो 2-3 है, कंबाइंड रूप से है, बंगाली, कोकब्रोक और हिंदी। ठीक है, और कुछ कुछ इंग्लिश भी है।
भारत का क्लासिकल भाषा किसको बोलते हैं? तो तमिल को बोलते हैं। और केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ है? तो मैसूर में है। भारत का सर्वाधिक प्राचीन भाषा कौन है? तो संस्कृत है। संस्कृत में हम लोग पिछले वीडियो में 2 प्रकार का पढ़े थे, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ठीक है। डोगरी भाषा मूलतः ज़्यादा बोली जाती है तो जम्मू वाला इलाके में और पंजाब वाला इलाका में ज़्यादा बोली जाती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग रिवीजन एक्सप्रेस के अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।